नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद जिले में हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रभावित इलाकों में 1600 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं जिले के धुलियान से 500 से ज्यादा हिंदुओं ने पलायन कर मालदा में शरण ली है। उधर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ में उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की भी मांग की है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी ने आरोप लगाया। हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के जंगीपुर उपखंड में कई हिंदू परिवारों को धुलियान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि धुलियान से 400 से ज्यादा हिंदू नदी पार करके मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण लेने के लिए भाग गए हैं। बता दें कि वहीं लोगों ने कहा है कि उनके घरों में आग लगा दी गई है। महिलाओं से अभद्रता करके घर को खाली करने की धमकी दी गई है। पुरुषों को पीटा भी गया है। साथ ही उधर ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून पर एक्स पर लिखा, याद रखिए हमने वे कानून नहीं बनाया है जिससे बहुत से लोग नाराज हैं। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, उसे लाया गया है, इसीलिए जवाब केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। हमने इस मामले पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। फिर तो दंगा किस बात का है। दंगा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा है कि ये भी याद रखें कि हम दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। टीएमसी के लिए मुर्शिदाबाद जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में हिंसा हुई है, जहां पर पिछले साल भी हिंसा हुई थी, और सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब बंगाल सरकार कथित स्कूल नौकरी घोटालों को लेकर विवादों का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की 2016 की 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल ममता बनर्जी सरकार के हालात से निपटने के लिए इसके तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग इसे सकारात्मक पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों में संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ भावना पार्टी को बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने का मौका देती है। जाहिर है कि हिंसा के बीच चुनावी नफा नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। टीएमसी का यहाँ पर बोलबाला है। फिर हिंसा पर ममता बनर्जी यानी कि ममता सरकार क्यों पल्ला झाड़ रही है। ममता वक्फ पर केंद्र को क्यों दोषी ठहरा रही है। केंद्र इस मौके पर राष्ट्रपति शासन की बात क्यों कर रही है। क्या ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति हिंसा के लिए जिम्मेदार है। आज इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है टीएमसी ग्रुप के, बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका भी। सुमित जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है? नेहा जी, देखिए, मुर्शिदाबाद कोई आज की घटना नहीं है, पुरानी घटना हुई है। इससे पहले भी 2023 में जो जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने थे, तब भी भाजपा द्वारा ये संयोजित था प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आज का हो, पर आज एक बात ये देखी गई है, अभी असम में हुआ दंगा, असम में असम के लिए कोई कहने वाला नहीं है। चुनाव वहाँ के की वजह से वो यहाँ पे दंगा हुआ, कि वो अभी कल परसों हुआ है। क्या नाम है आपके, मणिपुर के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उसके लिए कोई कहने वाला नहीं है। केवल चैनल्स की जिम्मेदारी या जनता की जिम्मेदारी केवल बंगाल के लिए रह गई है। भाई, हर प्रदेश में हो रहा है इस कानून के खिलाफ। तो हर प्रदेश में हो रहा है तो क्या पश्चिम बंगाल में भी होगा क्या? नहीं, आपने खुद अपने उससे बताया चैनल पे कि ममता बनर्जी ने खुद कहा है सख्त कानून, जो भी जिन लोगों ने भी इसमें तोड़फोड़ करी है उनके खिलाफ सख्त कानून लेकर के आकर के सख्त कार्रवाई होगी। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान।
क्योंकि उन्होंने बोला दंगा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है, लेकिन एक बात बताइए, दंगा कौन फैला रहा है? किसे फायदा होगा इससे? ये तो आप बताइए ना, किसे फायदा होगा? बहराइच में हुआ था, किसे फायदा हुआ था? मुझे बताइए ना, बहराइच में हुआ किसे फायदा हुआ? नागपुर में हुआ किसे फायदा होगा? तो ये चीजें बड़ी सोच समझ के हो रही है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। तो किसे फायदा होगा बताने में दिक्कत हो रही है आपको? अरे मुझे आप बताइए ना, इसका जवाब कौन देगा? नेहा जी। किसका जवाब? असम में हो रहा है उसके लिए नेहा जी, असम में हो रहा है कुछ, उसके ऊपर मत पूछिए, उसके लिए भाजपा प्रवक्ता से मत पूछिए। सारी जिम्मेदारी मीडिया की। क्या पूछना क्या नहीं पूछना ये आप बताएंगे क्या मुझे? सुमित जी, आप मुझे ये बताइए ना, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, कौन फैला रहा है दंगा? ये आप कह रहे दंगा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कौन फैला रहा है दंगा? बताइए, क्लियर बताइए। अभी अगर बंगाल में इतना बड़ा बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, तो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप बैठे? लगाए ना राष्ट्रपति शासन, लगाए ना। अगर आपको लगता है देश के हालात खराब हो रहे हैं, ठीक है, आलोकर जी लगा लीजिए राष्ट्रपति शासन। ये मांग भी किससे कर रहे हैं सर? केंद्र में आपकी सरकार है, आपके द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति है, तो आप तो राष्ट्रपति शासन लगा ही सकते हैं, लगवा दीजिए। मांग किससे कर रहे हैं फिर आप लोग? जब इसी कदर हालात आप खराब बता रहे हैं, हालात सही है ही नहीं पश्चिम बंगाल में, तो फिर मांग करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कितना उचित है? और अगर मांग कर रहे तो लगवा दीजिए। देखिए नेहा जी, ये मुर्शिदाबाद की जनता मांग कर रही है, ये बीजेपी नहीं मांग कर रही। और जिस तरीके से इन्होंने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया, खासकर मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा में, और ये कह रहे थे पुरानी घटना है। ये तो सैटरडे की घटना है, तो शनिवार की घटना है। और ये कह रहे हैं कि पुरानी घटना है, और फायदा बता रहे हैं किसका, कहां पर। बहुत सी जगहों का नाम लिया इन्होंने कि वहां दंगा फैलाने होने से किसको फायदा हुआ। अरे दंगा फायदे के लिए करवाया जाता है क्या? वहां पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ और 500 हिंदू परिवारों के साथ जिस बर्बरता से वहां के मुस्लिम समुदाय ने पेश अपनी हरकतें की, औरतों की असमत लूटी गई, घर जलाए गए, लोगों को वहां से पलायन के लिए बाध्य कर दिया। इन्हें शमशेरगंज, जानीपुर सब वहां से भागकर मालदा के लालपुर हाई स्कूल में लोग शेल्टर लिए हुए हैं। वहां के डीजीपी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से, राजीव कुमार की पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में है। तो फिर बीएसएफ की 9 कंपनियां और 1600 जवान क्यों उतारे गए? राज्य का लॉ एंड ऑर्डर राज्य के अधीन होता है, और जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में ये लगातार हो रहा है, वहां पर इनको आयरन पॉलिसी से वहां के लोगों को क्रश करना चाहिए। तो ये ममता जी का बयान आ रहा है कि वक्फ बोर्ड पर उस पे सेंटर का काम है, सेंटर समझे, सेंटर जवाब दे। सेंटर की पॉलिसी पूरे राज्यों पर भी एप्लीकेबल होती है, उस पर तो ये कोई कार्रवाई नहीं करी। ये क्या चाहती है कि हम पल्ला झाड़ लें कि सेंटर ने वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया, सेंटर समझे? ये क्या जनता को हिंदू मरते रहे कि देखिए ये केंद्र की तरफ से लाया गया बिल है, केंद्र ने बनाया है, हम इसको राज्य में नहीं लाने देंगे? ये पॉसिबल है क्या संवैधानिक तौर पर कि भाई केंद्र की तरफ से कोई बिल पास हुआ हो, कोई कानून बना हो और राज्य ही कह दे कि हम तो इसको लागू नहीं होने देंगे? ये पॉसिबल है क्या भूपेंद्र जी? हेलो भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो दंगा होता है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है लोकल बॉडी, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जहां सरकार अगर शासन और प्रशासन और पुलिस उसकी कमांड में रहेगी तो वहां दंगा नहीं होगा। और ये वहां की सरकार निश्चित रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के हिसाब से मुस्लिमों को अपना वोट बैंक या उनके संरक्षण के देखे कानून के विरोध की आड़ में
वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये आज की घटना नहीं है, जब से ममता जी की सरकार आई है वहां से जब से घटनाएं हो रही, जिस तरह से पलायन हिंदुओं को हो रहा है, तो इस सरकार सिर्फ एक हिंदू और मुसलमान की नहीं होती है, सरकार वहाँ के हर वोटर की होती है, हर जनता की जिम्मेदारी और उसकी जीवन सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। बात यहाँ चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, यहाँ बात मुफ्त बात की नहीं है। बात यहाँ ये है कि जिस संविधान की जिसकी शपथ लेते हैं ये लोग, उस शपथ को किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं और एक वर्ग के विशेष का जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गलत बात है। इसकी जवाबदेही कहाँ तय होगी और इसकी जवाबदेही आने वाले चुनाव में वहाँ की जनता तय करेगी। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी अपनी सत्ता की वापसी के लिए किस चरम सीमा तक पहुंच सकती है, चाहे वो पार्टी कोई भी राजनीति हो, क्योंकि जहां पे भी दंगा होता है वो बिना राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, वहां के लगातार हिंदू जो प्रभावित हो रहे हैं और जो पलायन हो रहे हैं, आज वहां पे ये ऐसी भयानक स्थिति जो कि भारत में रहते ही आ रही। हमने ये देखा है कि जिस क्षेत्रों में अगर मुस्लिम माहौल है और जहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में ज्यादा से ज्यादा 20% और 30% अगर हिंदू है, तो वहाँ पे मुसलमान उस कानून और उसके कोई भी उसके लिए कानून नहीं है, वो हिंसा पे उतारू हो जाता है। का जवाब दीजिए कि जिस बात का जिक्र अभी ममता बनर्जी कर रही हैं, कह रही हैं कि हम तो इसे लागू नहीं होने देंगे राज्य में, ये पॉसिबल है कि संवैधानिक तौर पर कि केंद्र ने कोई कानून पास किया हो राज्य में लागू ना हो? देखिए ये देखिए संविधान में जो वक्फ कानून का जो 95 था, उसमें दो थे, एक स्टेट का और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड। तो स्टेट के वक्फ बोर्ड की रचना अब नए कानून के तहत अगर स्टेट की रचना सरकार करती है अब, लेकिन उसका समीकरण बदल गया है। पहले 2 मुस्लिम और 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब गैर सांसदों को बनाया जा सकता है, जिसके कारण जो वक्फ की सेंट्रल बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी वो नहीं देगी, और जिसके कारण ये बिल्कुल बबलाने वाला स्टेटमेंट है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। देश सही व्यवस्था से चलता है, संसद के कानून के तहत से चलता है, और ऐसा वो लागू किसी भी स्थिति में अगर कहती है कि जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है क्या ममता बनर्जी? नेहा जी देखिए, कोई बरगलाने की बात नहीं हो रही है। अगर कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय को लगता है कि हमारे संग में छल करा जा रहा है, तो आप उसे बताइए ना कि आपके संग में छल नहीं हो रहा है, आपके संग में कोई झूठ नहीं हो रहा है। हम जो बिल लेकर के आ रहे हैं वो ये वाला बिल है, आपको फायदा मिलेगा। इसमें केवल और केवल 2 लोगों को फायदा पहुंचाने का इसमें हो रहा है। देखिए, अंबानी का घर जहाँ बना हुआ है तो वो जमीन भी बख्शी है। वो अगर ये बिल नहीं अगर ये वापस कर ले तो हो सकता है वो फायदा हो जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि भैया जो ये बिल लेकर के आए हैं उसकी कॉपी आप सारे ही मुस्लिम समुदाय, आपने किसी मुस्लिम समुदाय से पूछा तो क्या बताइए, कितने मुस्लिम समुदाय से आपने जा करके पूछा? कहीं कुछ नहीं। केवल और केवल ये जो बिल बना है वो आरएसएस के कार्यालय में बैठ करके इस बिल का मसौदा तैयार करा गया है, जिसमें नुकसान हो रहा है। अरे आप अगर इतनी ही ईमानदार है तो बिल जो लेकर के आए उसे आप दीजिए ना, सबके सामने रखिए कि जनता के सामने रखिए। हाँ, ये बिल बिल्कुल क्लियर है, समझ में आना चाहिए हिंदुओं के भी और मुसलमान के। आज ये कोई एक समुदाय की बात नहीं हो रही, आज तो मुस्लिम समुदाय की हो रही है, कल को और भी है, क्रिश्चियन लोग है, उनकी भी चीजों के ऊपर आएगा। कोई एक समुदाय की बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं घपला है। अगर नहीं होता तो कोई विरोध नहीं कर रहा होता। जैसे आपने देखा काला कानून किसानों का, अगर काला कानून देखिए किसानों का आया था, किसानों ने आंदोलन करा, वो बिल वापस हुआ। सुमित जी, बिल वापस हुआ। मेरी बात सुनिए ना, मैं कुछ सवाल का जवाब दीजिए। जनता को ये कहना कि देखिए हम इसे लागू नहीं होने देंगे, कैसे लागू नहीं होने देंगे? मुझे बस उसका टेक्निकल फंडा आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि ऐसे लागू नहीं होगा। अगर कहीं देखिए केंद्र ने अपने विवेक से कोशिश पास कर दी, राष्ट्रपति ने कर दी है, राज्य नहीं चाहता है उसको लागू करना तो उसने राज्य में नहीं कर सकता लागू, और जहाँ पे जहाँ पे भाजपा के प्रदेश है वहाँ पे लागू होगा। किसने कहा आपको सर? अगर हो जाता है तो हमें बताइए ना। सीएनआरसी का क्या हुआ, क्या बताइए? लागू हुआ सीएनआरसी कहीं लागू हुआ? मुझे बताइए। आप लोग जोर इतना दे रहे हैं कि भाजपा की तरफ से चीजें करने के लिए, क्यों ऐसा करने पर पड़े हैं? क्यों देश को आग की उसमें लपटों में झोंकना चाहते हैं? अगर कहीं कोई चीज घपला है तो उसे क्यों नहीं रद्द करा जा सकता?
क्यों नहीं उसके ऊपर बैठ के बात कही जा सकती है? क्या इसका हल, अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई चीज नुकसान हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे असम में हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, अगर लोग बैठ कर खाकर इस चीज का बैठ करके समझौता अगर करा जाए तो क्या कुछ क्यों झोंकने का काम कर रहे हैं देश को? ये कह रहे हैं हम तो लागू नहीं होने देंगे, इस संवैधानिक तौर पे भी सही नहीं है, हम नहीं लागू होने देते हैं इसे। देखिए नेहा जी, ये अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके ये भाषा बोल रहे हैं। इनके पावर में नहीं है कि ये सेंटर की पॉलिसी को अपने स्टेट में रोक दें। ये अलोकतांत्रिक भाषा बोल रहे हैं। और रही बात कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेवारी होती है, वहां पर ये पूरी तरीके से विफल हो गए हैं, जिसका कारण वहां हिंदुओं को मुसलमानों का दंश झेलना पड़ रहा है। और अगर इसी तरीके से चीजें बिगड़ती चली जाएंगी तो निश्चित तौर पे अंतोगत्वा वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। हम सेंट्रल मूक दर्शक बन के नहीं देख सकता है। अभी तो हमने कंपनियां भेजी हैं, बीएसएफ के भी, सीआरपीएफ की भी, और सिचुएशन को कंट्रोल करने में जितनी इनकी मदद हो सकती है कर रहे हैं। तो सर जनता मांग कर रही है, ये तो केंद्र मांग कर रहे हैं ना। कई आप लोगों के नेता कह चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। कहाँ जनता मांग कर रही है? ये तो आप लोग मांग कर रहे हैं, और मांग किससे कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेंटर के किसी आदमी ने ये मांग नहीं किया है कि वहां प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। वहां के लोकल जिन लोगों को ये आहत हुए हैं, वहां के लोकल बीजेपी के वर्कर की मांग है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और अगर ये चीजें इसी तरीके से बिगड़ती गई तो हमें बाध्य होकर ये कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम मूक दर्शक बनके वहां दमनकारी नीतियों को नहीं चलने देंगे, ये आप निश्चित तौर पे जान लीजिए। किसी भी कीमत पर दमनकारी नीतियों को नहीं चलने देंगे। ठीक है, हम ममता जी से अपील करते हैं, साथ साथ चेतावनी भी देते हैं कि अब ये समय आ गया है जब आप राज्य में सुशासन लाने के लिए कठोर कदम उठाइए, राज्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कठोर कदम उठाइए। अब ये अपीजमेंट की पॉलिसी बंद कीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। जनता मांग कर रही है, नहीं कर रही सर, लेकिन आप लोगों के नेता मांग कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, जो अगला चुनाव है वो राष्ट्रपति शासन के अंदर ही होना चाहिए। बहरहाल देखिए, हाँ, ये शुभेंदु अधिकारी भी वहाँ के लोकल लीडर हैं। आपने अभी कहा कि सेंटर के लोग मांग कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, सेंटर के लोग नहीं मांग कर रहे हैं। वहाँ के लोकल भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न शाखाएं इस बात की डिमांड कर रही है। उसमें शुभेंदु अधिकारी जी भी आते हैं। ठीक है, मैं सीधा रुक कर लेती हूँ भूपेंद्र जी का। भूपेंद्र जी, देखिए, इससे पहले भी मुर्शिदाबाद में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। मुर्शिदाबाद जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में, जहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है, ऐसे लगातार मामले जो सामने आ रहे, इससे पहले भी मामला सामने आया, फिर इस तरह के मामले सामने आए। इससे क्या सीख लेनी चाहिए थी पहले ही ममता सरकार को, और क्यों नहीं ली? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? क्या ये चाहते हैं कि जो पूरा मसला है घोटाले का, नौकरी घोटाले का, उस पर पर्दा डल जाए? ये भी एक वजह है क्या? जी नेहा जी, बिल्कुल। देखिए कि केंद्र के पास तीन चीजें होती है: आर्थिक अनियमितता और उसकी सुरक्षा। अगर राज्य की सुरक्षा नहीं हो पा रही है ढंग से, तो 356 आर्टिकल के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाकर और उसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। लेकिन वहां पे भी राजनीति केंद्र सरकार करती है, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती है कि उसका ध्रुवीकरण न हो, पोलराइजेशन न हो, जिसके कारण वो, और कुछ फैसले ऐसे भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब राज्य की लगातार स्थिति इस तरह से हो रही है तो केंद्र को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और वहां पे बांग्लादेश न बने पश्चिम बंगाल, इसके संज्ञान में लेना चाहिए। और संविधान में इस तरह से केंद्र को पावर दिए हैं, क्योंकि संघीय व्यवस्था है।
और इस तरह से जांच रिपोर्टें भी बैठा सकती है सरकार। अगर राज्यपाल से नहीं मांग के पहले उसका सर्वे रिपोर्ट करा सकती है गृह मंत्रालय के तहत, फिर उसके साथ समीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल से ले सकती है, उसके तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल कर सकते हैं और उसको केंद्र कैबिनेट मान के कर सकती है। लेकिन अब बात यहाँ रही कि राजनीति दोनों तरफ से होती है और राजनीति के कारण वहाँ के जो निरीह लोग हैं, जो लोग जिनका राष्ट्र के प्रति और भारत में अपनी स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग अनुच्छेद के अनुसार करने का, संविधान के अनुच्छेद के करने का और रहने का उनको अधिकार है, उस अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। ये राजनीति नई दिशा, हमेशा इस तरह से दंगे होते हैं। हाँ। ये अच्छी स्थिति नहीं है राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, इस पे वाकई गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।